हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज छत्तीसगढ़ सेट 2026 का जो पेपर 1 है उसका आज हम जो चौथा यूनिट है, पेपर नंबर 1 का 4th यूनिट है कम्युनिकेशन, वो आज देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या होता है कम्युनिकेशन और किस तरीके से कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप है उसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें हम देखे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक यूनिट था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट था, और जो दूसरा यूनिट था वो हमारा क्या था, रिसर्च एप्टीट्यूड था। तीसरा जो यूनिट है आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे और उस पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। वो वाले यूनिट को भी मैं रोक रहा हूं। आज का जो यूनिट है वो हमारा चौथा यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में और देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन में हमारा जो यूनिट है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग देखेंगे, मतलब इसका अर्थ बताएंगे, अर्थ देखेंगे क्या होता है अर्थ, और इसमें देखेंगे टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमने रिसर्च का टाइप्स देखे थे, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक की बात किए थे, वैसे ही आपका कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। और इसमें देखेंगे क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो। और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से लिखित में कम्युनिकेट किया जाता है। इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन ये सिलेबस का पार्ट है। और एक है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, या कक्षा में बच्चों के द्वारा बच्चों से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ये होता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें दो और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें देखेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या एक कम्युनिकेट के सिस्टम को, कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या क्या चीजें जो बाधा डालता है, और मास मीडिया एंड सोसाइटी, इतनी सारी सिलेबस है। और यहां से आपको 5 नंबर का यानी कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में अगर हम बात करते हैं उसी चीज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संचार का अर्थ देखेंगे, प्रकार एवं संचार की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे, प्रभावी संचार क्या होता है, मौखिक एवं गैर मौखिक, ठीक है, संचार, अंतर सांस्कृतिक एवं समूह संचार, कक्षा संचार, और प्रभावी संचार में बाधाएं के बारे में बात करेंगे। इसमें ये सारी हमारे सिलेबस की बातें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे संचार का अर्थ क्या होता है। संचार अर्थ, प्रकार एवं विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं। कम्युनिकेशन, इसका अगर हम सीधा सीधा मतलब देखें तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स। क्या क्या चीजें बोला मैंने, 3 चीजें बात किया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स, ये 3 चीजें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन मींस ट्रांसफरिंग ऑफ कन्वेइंग मीनिंग, देखिए ट्रांसफरिंग ऑफ कन्वेइंग मीनिंग, या ये कह सकते हैं संचार का अर्थ है संदेश को यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करता है। इट इज एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग, मतलब यानी कि उसका एक अर्थपूर्ण या सार्थक अर्थ होना चाहिए, सार्थक समझ होना चाहिए, जिसको कहते हैं मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के लिए संचार आवश्यक है। ठीक है, संचार क्यों करते हैं हम, संचार के लिए क्या एक चीज है, कम्युनिकेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड सर्वाइवल टूल। ध्यान दीजिएगा, संचार करना हमारे यानी कि आप बात करते हैं मनुष्य का क्या है, राइट है, ह्यूमन राइट एंड सर्वाइवल टूल है। जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने का मतलब अपने आप का, अपने जो संचार का मानव का मूल अधिकार एवं जीवन निर्वाह का साधन भी है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो वो सब चीजें क्या होता है, जीवन निर्वाह के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ ये बात। तो मनुष्य के लिए या किसी भी प्राणी के लिए कह सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड सर्वाइवल टूल है, सर्वाइवल टूल की बात कह रहा है कम्युनिकेशन। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ह्यूमन बीइंग स्पेंड मोर देन 70% ऑफ देयर टाइम कम्युनिकेटिंग, अपनी जिंदगी का या कह सकते हैं दैनिक जीवन का 70% टाइम हम कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। मनुष्य अपने 70% से अधिक समय संचार में व्यतीत करता है। और कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट अ मैसेजिंग, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को मैसेज भेज देना या किसी को फोन लगा देना, यही सिर्फ कम्युनिकेट नहीं होता है। इसके अंतर्गत और कुछ चीजें हैं जो आज आपको जानने को मिलेगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सेट का, जिसमें पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं थोड़ा सा इसके बाद आपको एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में।
इट इन्वॉल्व सेंसेस, ध्यान दीजिएगा, सेंस का मतलब क्या होता है, आपको जो सेंस ऑर्गन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, टोन मतलब जिस टोन से बात करते हैं, कभी कभी हम किसी को गुस्से में बोल देते हैं, किसी को प्यार से बोलते हैं, तो ये जो टोन है वो भी एक प्रकार से क्या है, कम्युनिकेट का माध्यम है। और ये बॉडी लैंग्वेज की बात करें, बॉडी लैंग्वेज भी क्या है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग एक्सप्रेशन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एकदम से फीलिंग्स, हाउ, ऐसा कैसे दिख रहा है, किसी को हम चिढ़ाते हैं ना वैसी वाला फीलिंग, ये देखो कंझा रहे, चिढ़ रहे, अरे ऐसा, ये चिल्लाने वाला, लाउड है, ये देखो, ये सब अलग अलग क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जहां पे हम ये कहते हैं कि ये सब एक प्रकार से कम्युनिकेट होता है। सपोज हमारा कोई सामान कोई तोड़ दिया, अब हम गुस्सा हो जाते हैं ऐसा, तो क्या है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो सकता है, जिसमें ये सारी चीजें आपका सेंसेस है, फेशियल है, एक्सप्रेशन एंड टोन एंड बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 2 स्लाइड में हमने समझा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन का मतलब है। कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है एक्सचेंज ऑफ थॉट, इंफॉर्मेशन ऑन एंड फीलिंग, ठीक है। चलिए एक सिंपल लाइन में नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं, जहां पे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिएगा, जैसे रिसर्च की हमने आपको डेफिनेशन बताया था अलग अलग विद्वानों के द्वारा, वैसे ही जो कम्युनिकेशन है उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड के द्वारा डिफाइन किया गया है कि कम्युनिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसफरिंग ऑफ और कन्वेइंग ऑन ऑफ मीटिंग, सॉरी, ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग, अर्थ को स्थानांतरित या व्यक्त करना, अर्थ को स्थानांतरित या व्यक्त करना है, जिस अर्थ में आप बात कर रहे हैं उसी अर्थ को आप स्थानांतरित कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। और दूसरा इसका डेफिनेशन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड, दे दीजिए क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन पीपल थ्रू प्रीवियसली एग्रीड सिंबल टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। किसी पर्टिकुलर जो मैसेज है उसको हम डिकोडिंग या कोडिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो ये कह रहा है कि पूर्व सहमत प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, जिसे डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्राप्त हो, ये कहलाता है आपका कम्युनिकेशन की परिभाषा। तो पूर्व सहमत प्रतीकों मतलब क्या होता है, किसी लैंग्वेज में कोडिंग रहता है, साइन रहता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं तो ये देखो, ये आगे जाना, ये अपना ऊपर जाना, सब अलग अलग साइन बनाता है, तो उसको बोल रहा है कि पूर्व सहमत प्रतीक, एग्रीड सिंबल, प्रीडिफाइंड सिंबल है, उस सिंबल को यूज करते हुए अगर हम क्या करते हैं, लोगों को भी सूचना का आदान प्रदान करते हैं और ये अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, तो ये अपना कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते, जहां पे देखेंगे कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन थ्रू सिंबल। देखिए ये एक नया चीज आ गया, कम्युनिकेशन करना, कहने का मतलब क्या हम सिर्फ बोलते हैं, बातें करते हैं, वही कम्युनिकेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि सिंबल, जैसे आप कभी रास्ते में जाते रहते हैं सड़क पे, तो आपको एक दाएं मोड़, बाएं मोड़ का साइन दिखता है, या आगे पुल है, आगे नदी है, आगे स्कूल है, ये सब आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज दिखता है, और यही कहलाता है आपका जो संचार प्रतीकों के माध्यम से होने वाली अंतःक्रिया है। जैसे इस प्रकार के एक गेस्चर है, हाव भाव से, ठीक है। उसके बाद अलग अलग सिंबल बन, देखिए बातें करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेगा बात करना मना है, इधर आइए, ड्रिंक, शूज का दुकान है, या आपका कपड़ा यहाँ बदलना है, अलग अलग क्या बना हुआ है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्लास्टिक या वस्तु आधारित आकृति, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रश का साइन बना हुआ है, यहाँ पे ब्रश करना है, या हेयर को आपको कंघी करना है, प्यास पानी लगी है तो आई एम हंग्री, खाने की जगह में आपके साइन लग जाएगा। तो अलग अलग जगह में क्या है, चीजों को इमेज के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में वहां पे क्या कर दिए जाते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार से आपका कम्युनिकेशन के आधार होते हैं, कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। तो ये तो हो गया संचार प्रतीकों के माध्यम से होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कहां से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो आप आईएमपी लगा लीजिए, ये बहुत आईएमपी, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये पार्ट जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये कहता है, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैसेज भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। जैसे मैं एक सेंडर हूं, मैं किसी को मैसेज करूंगा, किसी को बातें कम्युनिकेट करने के लिए इनिशिएट करूंगा, तो ये होता है आपका सेंडर। सेंडर के बाद एक दूसरा आता है, दैट इज व्हाट योर, अच्छा, संदेश भेजने वाला कहलाता है आपका सेंडर। उसके बाद एक होता है इनकोडिंग, जैसे मैंने मैसेज किया, उस मैसेज को क्या करेगा कोई सिस्टम, इनकोड करेगा, कि ये सिर्फ उसी को प्राप्त होगा जिसको डिकोड करने आता है। तो इनकोड यानी कि एस के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एस के बाद आ जाएगा हमारा ई, एस इज इक्वल टू सेंडर,
ई इज इक्वल टू इनकोडर या इनकोडिंग, फिर आता है एम, एम का मतलब क्या होता है मैसेज, वो मैसेज आपका तैयार हो गया। एस ई एम, ध्यान दीजिएगा, एस ई एम। उसके बाद आता है बीच में आपका सी, तो सी क्या है चैनल, चैनल या मीडियम, कौन से चैनल या कौन से मीडियम से हो गया आपका मैसेज जाके गुजरेगा। जैसे मैं बात करता हूं, आप फ्लाइट कुरियर भेज रहे हैं, किसी मैसेज को, किसी लेटर को आप भेजना चाह रहे हैं, तो आप फ्लाइट में भेज रहे हैं, या आप ट्रेन से भेज रहे हैं, या स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, या आप ईमेल कर रहे हैं, या टीवी के माध्यम से बता रहे हैं, या रेडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका चैनल या मीडियम। उसी तरीके से अगला होता है इसका रिसीवर। रिसीवर यानी कि कौन रिसीव करेगा आपका, और वो रिसीवर को ही बोला जाता है डिकोडर। उस मैसेज को क्या करता है, वो डिकोड करता है, डिकोडर। और एक डिकोडर यानी कि जिसको डिकोडिंग कहते हैं, उसके बाद रिसीव करके डिकोड करेगा, मैसेज को समझेगा। डिकोड और डिकोडर अलग है, लाइक डिकोडिंग इज अ प्रोसेस, और डिकोडर कहेंगे जिसको जो डिकोड करने वाला होगा। और लास्टली आपको मिलेगा एक फीडबैक, ठीक है। फीडबैक यानी क्या होता है, उत्तर देना होता है, प्रतिक्रिया देना होता है कि आपने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया, या मैं जो मेल किया, मैं जो लेटर आपको दिया, वो आपका जवाब जैसे ही यस कि हमको आपका लेटर मिल चुका है। ये होता है एक मैसेज का पूरा माध्यम। तो अगर आपको पूछेंगे कि एक पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, तो ध्यान दीजिएगा, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और आपका फीडबैक होता है। ये आपका 7 प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप से होकर ये गुजरता है, और एक पूरा सिस्टम बनाता है कम्युनिकेशन का। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कम्युनिकेशन का सिस्टम। अच्छा, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप ये पूरा चीज याद है, SEMCRDF, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखेंगे अलग अलग चीजें। और संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य क्या है, क्यों हम संप्रेषण करते हैं, क्यों हम कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, क्या उसके कार्य हो सकता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपके पास रहना चाहिए, जिससे आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट की प्रोसेस को आगे कर रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये कह रहा है कि सूचना एवं निर्णय निर्माण, सूचना एवं निर्णय निर्माण, इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड डिसीजन मेकिंग। संप्रेषण व्यक्ति को अद्यतन सूचना प्रदान करता है। जैसे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले हमको बताया गया कि छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम होने वाला है, सीजी व्यापम से जो SSB है हमारा, वहां से सूचना आया और हमको सर्कुलेट हुआ और सूचना दिया हमको, और निर्णय निर्माण यानी कि वहां से उन्होंने निर्णय दिया कि आपका 4 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। ये उन्होंने क्या दिया, निर्णय दे दिया। और सूचना के माध्यम से सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे आपको सूचना मिला कि 4 अक्टूबर को आपका पेपर होने वाला है, आप निर्णय लेना शुरू कर दिए कि अब हमें पढ़ना है। ये आपका क्या होता है, सूचना एवं निर्णय निर्माण के लिए ये जो कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। मान लेते हैं आपको 2 दिन पहले बताया गया कि कल आपका एग्जाम है, आप क्या निर्णय ले सकते थे पढ़ाई के लिए? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। आप हड़बड़ा जाते कि 2 दिन में कैसे हम तैयारी करते। तो ये कहता है कि सूचना सामाजिक जीवन में निर्णय लेने का प्रमुख आधार है। सामाजिक जीवन में निर्णय लेने का प्रमुख आधार है। आपको कोई सूचना देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस सूचना को इंटरप्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जानने की ये सही है कि गलत है, और हम तब जाके एक निर्णय लेते हैं कि यस हमारे सामाजिक जीवन में इस सूचना का क्या काम है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कहता है शिक्षा एवं कक्षा अनुच्छेदन, शिक्षा एवं कक्षा अनुदेशन, एजुकेशन एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो वहां पे आपको सूचना दिया जाता है कि आपका एग्जाम 15 तारीख को है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, आपको इस तारीख को पिकनिक लेकर जाया जाएगा। तो क्या कह रहा है, कक्षा में आपको अनुदेश देंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आधार है। टीचर टीचिंग करता है, आप लर्निंग करते हैं। उस दौरान कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उनकी कही गई बातें आपको समझ नहीं आ रही है, या आप समझना नहीं चाह रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मैं किसी बच्चे को बोला कि आपको ये काम करके आना है, उन्होंने किसी बच्चे को दूसरा चीज बता दिया, तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक है। और यह ज्ञान, विशेषज्ञता एवं कौशल प्रदान करता है। सबसे पहली बात, सूचना से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान आपको स्पेशलिटी प्रदान करेगा, विशेषज्ञता प्रदान करेगा, एवं कौशल आपकी स्किल डेवलप होगा। तो विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाता है।
आपको जितना ज्यादा सूचना मिलेगा उतना आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए क्या करेंगे, आपको सक्षम बनाता है। कौन? आपका कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन के बारे में हम दो चीजें पढ़ ली हैं। तीसरी बातें कहता है कम्युनिकेशन का कि समूहों का सुचारू संचालन, समूहों का सुचारू संचालन कैसे किया जाता है। एक कम्युनिकेशन बना रहता है गांव में, और गांव में जब बैठे रहते हैं तो एक ग्रुप रहता है और वहां पे एक जो ग्राम पंचायत के सरपंच है या पंच है वो लोग आते हैं, ग्राम प्रधान आते हैं और गांव में क्या करते हैं, पूरा अपना सूचना संचार करते हैं कि कल से हम गांव में ये करेंगे, निर्णय लिए हैं। तो ये कहता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप। मान लेते हैं हमको 50 लोगों के ग्रुप को क्या करना है, सूचना देना है, तो कोशिश करेंगे हम कि 50 के 50 एक साथ आ जाए। हम पहले 2 को अलग सूचना दे देंगे, उसके बाद उस 2 को बोल देंगे कि आप जाके बता दीजिएगा। हो सकता है किसी चीज में वो गलती कर दिया, मिस कर दिया, वो जाके कुछ दूसरा बता दिया, तो इससे क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है और उस संचार को प्रभावी संचार नहीं कह सकते। इसलिए कोशिश करते हैं कि आपके संचार में समूहों का सुचारू संचालन के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे ग्रुप को एक साथ क्या करें, संचार प्रभावी यानी कि संचार प्रसारित करें। तो प्रभावी संप्रेषण, देखिए 2 चीज यहाँ पे, एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, जिस कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना हो, जो भेजना चाह रहे हैं वही बातें रिसीवर तक पहुंच जाए, ये कहलाता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बेहतर समन्वय स्थापित होता है, बेहतर समन्वय स्थापित होता है। आप जो बोलना चाह रहे हैं वाकई में वो चीजें वही रिसीवर के पास गए, ये नहीं हम भेज रहे हैं ए और जा रहा है उधर सी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज होके चला जाए, आपका सूचना कुछ और होके चला गया तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। सदस्य, जो समूह के सदस्यों के बीच क्या बढ़ता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। मान लेते हैं, इमेजिन करिए आपके पास, आप लीडर हो और आपको 20 लोगों को बताना है, तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे जब आप बातें करेंगे तो जब आप सूचना देना चाहेंगे तो सबके सब एक जैसे रहे, एक जगह रहे और हर लोगों को वही सूचना मिले जो आप एक जने को दिए हो। इससे क्या होता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। मान लीजिए आप 10 लोग उस दिन अनुपस्थित थे और 10 लोग को हमने सूचना दे दिया कि ये करना है कल से और ये हमने प्लान किया है, यहाँ जाएंगे, ऐसा सर्वे करेंगे, और वो 10 लोग को बोल दिया गया कि आप उस 10 लोग को बता देंगे। हो सकता है कुछ उसमें से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो वो जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप को अच्छे से चलाने के लिए हमको कम्युनिकेशन जरूरी है। तो फाइनली अगर हम कहते हैं इसको, समूहों के इफेक्टिव फंक्शनिंग में सहायता मिलती है, समूहों के इफेक्टिव फंक्शनिंग में सहायता मिलती है। चलिए अब चौथी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, चौथा जो ऑब्जेक्ट है आपको कहता है ये कि प्रेरणा एवं मनोबल। प्रेरणा एवं मनोबल, कभी कभी अपने लाइफ में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, क्या कैसे करेंगे इसको, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। आप किसी से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर वाले से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, आपसे कम्युनिकेट जब होती है तो संप्रेषण लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। आप कर सकते हैं, आप क्यों हताश हो रहे हैं। कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, बोलना है, उनसे बातें करना है, और इस संगठन में मोटिवेशन और क्या बढ़ता है, मोरल बढ़ता है। हाँ चलो आप लोग सब बोल रहे हो तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है ये पता चलता है, कितनी अच्छा तरीके से करना है, हाउ वेल टू डू, कितना अच्छा करना है। ये क्या होता है, जब कम्युनिकेट करते हैं तो पता चलता है व्हाट टू डू, हाउ वेल टू डू और हाउ टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में क्या सुधार करना है। आप किसी चीज को करते रहते हैं, गलतियां हो जाती है, फेल हो जाते हैं, फिर से जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे क्या गलतियां हुई है मुझसे, तो वो चीजें क्या होता है आपका, हाउ टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। या हम कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक गोल के लिए बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक गोल निर्धारित करने में समाज यानी कि सहायता करता है। जैसे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा लोग किसी युद्ध को हार जाते थे तो अपने राजा मंत्री यानी कि जो भी अपना साथी सपाटी मंत्री थे उनको बुलाते थे और बातें करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मीटिंग करते थे कि क्या कमी रह गई हमारे युद्ध में, आप लोग बताइए कैसे हम उस युद्ध को हार गए। ये सब चीजें क्या होता है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। और स्पेसिफिक गोल तैयार करते हैं कि यस हमने इस चीज को भूल गए या इस चीज को ध्यान नहीं दिया, इसको नजरअंदाज कर दिया, तो वहां से लक्ष्यों की प्राप्ति की हुई प्रगति पर फीडबैक देता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हमको फीडबैक मिलता है, यस हमने ये गलती किया। फीडबैक का मतलब क्या होता है, जो गलतियां हमने किया है, जो अच्छा है उसको भी, जो बुरा है उसको भी वो बताता है। तो वांछित व्यवहार की दिशा में गाइडेंस प्रदान करता है। आप अपने बिहेवियर को चेंज करना है या आपके द्वारा कही गई कुछ बातें या कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस आया हुआ है तो वो आपको क्या करता है,
गाइडेंस के काम करता है, आपका मनोबल या हम कह सकते हैं इसको जो प्रेरणा की बातें करता है ये। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हमने देखा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि सूचना एवं निर्णय निर्माण की बात करता है। आपको दे देंगे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव फॉर द कम्युनिकेशन, तो आपको दे देंगे पहला इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। शिक्षा एवं कक्षा अनुदेशन की बात करता है कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल जरूरी है। समूहों का सुचारू संचालन करता है और हम कह सकते हैं प्रेरणा एवं मनोबल की बात करता है आपका। इससे क्या होता है कम्युनिकेशन के यूजफुल है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन का। एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है, एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एक इसमें सोर्स होगा, सोर्स यानी कि जो सेंड करेगा मैसेज को। उसी तरीके से दूसरा कह सकते हैं जो आपका संदेश भेजने वाला जो व्यक्ति है, सेंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत करता है। ठीक है, जो आपका मैसेज को सेंड करने वाला होता है वो सेंडर कहलाता है और वही क्या करता है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। दूसरा होता है संकेतक प्रकुटन या इनकोडिंग जिसको बोलते हैं, इनकोडिंग जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, आपने एक पेज का कोई मैसेज टाइप किया, उस मैसेज को क्या करेगा ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसा कुछ ने डिकोड कर देगा। ठीक है, इनकोड कर देगा। तो ये विचार या संदेश को शब्द, संकेत या प्रतीक में बदल देता है। ठीक है, प्रतीक यानी कि आपको सूचना में बदल देता है या कहने का मतलब आपको सिंबल बदल देता है। तो इसका आइडिया क्या है, सिंबल इसमें मिलेगा, वर्ड्स मिलेगा और आपका इनकोड करेगा। जैसे मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है मैं घर जाऊंगा, ये हमने क्या लिख दिया, एक विचार लिख दिया। अब इनकोडिंग क्या करेगा, इसको इनकोडिंग कर देगा, मैं को एक इनकोड कर देगा इस तरीके से, एक स्टार बना देगा, घर को कुछ ऐसे बना देगा एक, ठीक है, और जाऊंगा को लिख देगा आपको एक रास्ता बना देगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, एक मैसेज डिकोड कोड हो गया, इनकोड हो गया कि मैं घर जाऊंगा को ऐसे। अब नॉर्मल आदमी जो इसका मतलब नहीं जानेगा वो इस मैसेज को क्या करने नहीं पढ़ रहेगा। तो वही कहता है कि आपका जो डिकोडिंग करने के पहले के जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्या, इनकोड कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है आपका इनकोड कर दिया, इनकोड जिसको कहते हैं आपका इनकोडिंग कहते हैं। तो मैसेज के पास जो पहला सोर्स था उसने आपका मैसेज इनकोड किया, अब ये क्या करेगा, उसको मैसेज बना देगा। तो संचार में भेजी जाने वाली सूचना, विचार, अनुभव या भावना, अब ये हमारा क्या बन गया, एक मैसेज बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक मैसेज बन गया और ये मैसेज क्या करेगा, अब आगे माध्यम से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया। चौथा जो एलिमेंट्स है वो आपका माध्यम। तो वह साधन जिसके द्वारा संदेश सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। उदाहरण कह सकते हैं भाषा, हो सकता है फोन से आपने किसी को संदेश भेज दिया, हो सकता है आपने ईमेल कर दिया, या आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपने टीवी में, टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट कर दिया, या आपने इंटरनेट से भेज दिया। तो किस माध्यम से आप किसी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाए हैं, ये कहलाता है हमारा माध्यम, जिसको कहते हैं मीडियम या चैनल। फिर आता है कुटानुवाद या विकुटन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकोडिंग। अब अगर किसी रिसीवर को वो मैसेज मिल गया तो उसका पहला टास्क रहेगा कि उस प्राप्त संदेश को अर्थपूर्ण रूप में समझना। अर्थपूर्ण रूप में समझना और समझना, ये दोनों बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उसका जिस अर्थ से आपको मैसेज किया गया है, हो सकता है आपको बोला गया कि बाढ़ आने वाली है, ये सूचना आपको मिल गया। ठीक है, बाढ़ आने वाली है, आपने उस मैसेज को कुछ दूसरा पढ़ दिया या उसका अर्थ का अनर्थ कर दिए, तो आप कुछ दूसरा समझ जाएंगे, तो आप समझेंगे कि बाढ़ नहीं आने वाली है, समझ के तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही सिंबल या वर्ड्स में एक मीनिंग डिकोड करता है। ठीक है, इस मीनिंग को क्या करता है, डिकोडिंग करता है। और रिसीवर लास्ट में क्या करता है, उस संदेश को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, रिसीवर डिकोड करता है और डिकोड के बाद फीडबैक देता है कि यस, हमने आपके द्वारा जो भेजी गई मैसेज था उसको पढ़ लिया है और ये अर्थ को हमने समझा है। और ये अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा फीडबैक पर आधारित होता है। किसी कम्युनिकेशन में आपको अगर फीडबैक नहीं मिला है तो आप नहीं कह सकते कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हुआ है। भाई मान लिया जाए मैंने आपको पढ़ाया और उस कम्युनिकेशन वे में कुछ आपको फीडबैक नहीं दिया, मुझे आपने कुछ कमेंट नहीं किया कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, जो भी आपने फीडबैक नहीं दिया, तो क्या लगेगा कि हमको तो कोई फीडबैक ही नहीं मिला, मतलब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है या बुरा है, हम नहीं जान पाएंगे। तो आपका इस कम्युनिकेशन में फीडबैक होना जरूरी है। और एक लास्ट जिसको मैं कह रहा हूं
कि जो नॉइस होता है, नॉइस का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज या ऐसा बैरियर जो संचार में उत्पन्न वह बाधा जो संदेश को सही ढंग से प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करती है। जैसे बैरियर के रूप में क्या क्या आ सकता है, इसको मैं अलग से और डील करूंगा आपके लिए। आवाज हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके मोबाइल में आवाज ना आ रहा हो, या रिकॉर्डिंग है तो आपको सही समझ नहीं आ रहा हो। तकनीकी समस्या हो सकता है, इंटरनेट की जो समस्या हो सकता है, या आपका मशीन में ही प्रॉब्लम है। अस्पष्ट भाषा, आपने जो भाषा यूज किया है वो सामने वाले, हो सकता है मुझे उर्दू नहीं आता, मेरे लिए कोई उर्दू में मैसेज आ गया तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। ध्यान भटकना, आपका ध्यान नहीं है उस कक्षा संचार में, आपको संदेश दिया जा रहा है, आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप होमवर्क करके आइए, बार बार कहा जा रहा है कि आप पुस्तक पढ़िए, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान भटक गया है, तो कह सकते हैं आपका ये सब क्या है, नॉइस है, शोर है, बाधा है उस पूरा इफेक्टिव संचार में। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपका संचार के मुख्य तत्व, तो आपको 8 तत्व बताया, आप उसको याद करिए अच्छे से, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक हमने देखा सोर्स या सेंडर, फिर हमने देखा इनकोडिंग, फिर उन्होंने मैसेज बनाया, मैसेज बना के क्या किया, उसको मीडियम बनाया, मीडियम माध्यम, उसके बाद डिकोड किया, रिसीवर के पास गया, फिर आपका फीडबैक आया, और आपके वहां पे एक शोर की बातें करता है जो नॉइज कहता है कि आपके सिग्नल, आपके जो संचार है या कम्युनिकेशन है। जैसे आपने कभी अनुभव किए होंगे, रेडियो या एफएम अब जब चलाते हैं तो वहां पे देखना जब प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है तो वो आवाज आता है, खर्र या ऐसे सब आवाज आता है, पूरा सनसनाहट की आवाज आती है, तो वहां पे उसको सिग्नल नहीं मिलता, मतलब वो नॉइस की बात करता है, वहां पे उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो चलेगा नहीं। तो अब तक जो रेडियो या आकाशवाणी से जो मैसेज आना चाह रहा है वो नहीं आएगा, तो वो एक बाधा हो सकता है खराब वातावरण हो सकता है, या आपकी इंस्ट्रूमेंट या जो मशीन आप यूज कर रहे हैं रेडियो, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलग अलग क्या हो सकते हैं, बाधा हो सकते हैं, बैरियर हो सकते हैं। ये कहता है हमारा कौन, संचार के 8वां जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की प्रकृति। जैसे हमने पढ़ा शोध की प्रकृति देखे थे, वैसे आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति क्या होता है, क्या होनी चाहिए संचार को, किस तरीके से उसकी प्रकृति होनी चाहिए। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रकृति ये कह रहा है कि संचार को सामाजिक अंतःक्रिया का आधार होना चाहिए। संचार को मानव जीवन का अंतःक्रिया का आधार होना चाहिए, मानवीय सामाजिक आधार होना चाहिए। संचार एक सामान्य एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संचार एक सामान्य एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें वर्तमान एवं अतीत दोनों की सूचनाएं हो सकती है। इसमें वर्तमान एवं अतीत दोनों की सूचनाएं हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को कम्युनिकेट करने जाते हैं तो कुछ बातें उसकी पुरानी चीजों को बताते हैं कि पहले ये हुआ था, उसके आधार पे आप वर्तमान की सूचना को क्या करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हो। जैसे आप किसी को कुछ बताने जा रहे हो या कुछ अपने बारे में सूचना देने जा रहे हो, तो उससे पुरानी जानकारी को पहले जोड़ते हो कि 10 दिन पहले ये हुआ था, उस बात को लेकर यहाँ पे ये आया, उसके बाद आज का जो न्यूज है, आपका जो खबर है, आज की जो सूचना है, संचार है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि वर्तमान एवं अतीत दोनों की सूचनाएं शामिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। आप कला के बारे में बताएं, विज्ञान के बारे में बताएं, ये सारी चीजें आपको क्या हो सकता है, सूचना का माध्यम हो सकता है। चलिए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर नोट करिएगा। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनको तो ये जरूर आता होगा, लेकिन आप अगर साइंस वाले हैं और आपको पहली बार सीजी सेट की तैयारी करने को मिल रहा है, अभी जो एग्जाम होगा उसके लिए, तो ये चीजें याद रखना। कम्युनिकेशन के जो चैप्टर में एक 7 C's आता है, 7 जो है सी की बात करता है। यहाँ पे देखेंगे पहला जो सी है उसका मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। बोलते हैं ना इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, अविश्वसनीय छत्तीसगढ़, वैसे क्रेडिबिलिटी की बात करता है। तो ये आप जिस सोर्स से सूचना ले रहे हैं उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। फेंकी गई बातें या खराब मैसेज को आपको ध्यान नहीं देना है। तो पहला जो आपका सी है वो कहता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जिस स्रोत से आप उस नॉलेज को गेन किए हो, जिस स्रोत से आप उस संचार को गेन किए हो, उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये कहता है आपका पहला जो नंबर का सी है। दूसरा नंबर का सी कहता है कॉन्टेक्स्ट। आपका संदर्भ किस परिस्थिति में है, संचार किस, गवर्नमेंट अगर हमको न्यूज दे रहा है या आप किसी को सूचना दे रहे हैं तो किस संदर्भ में दे रहे हैं, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि कल छुट्टी है, किसके संदर्भ में छुट्टी है ये भी आपको बताना जरूरी है, तब उस सूचना का मतलब है, नहीं तो वो सूचना आधा अधूरा कहलाएगा। मैं आपको बोलूंगा कल आपको मॉर्निंग में सुबह
बजे तैयार होके एकदम अपना सामान वामान पैक करके आना है, ये सूचना दे दिया मैं। आपको संदर्भ नहीं बताया किस लिए आना है, तो ये कहता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, आपके संदर्भ को जानना जरूरी है कि हम कल पिकनिक जाएंगे या हम कल एनुअल फंक्शन है स्कूल में या कुछ भी हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को बताना आपको जरूरी है। ये कह रहा है आपका दूसरा जो नंबर का सी है। तो कम्युनिकेशन शुड बी रिलेट टू द सिचुएशन, किस सिचुएशन के लिए आप किसी संचार को सामने वाले को दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सी, दिस इज कंटेंट। क्या ये कंटेंट कहता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल, आधा अधूरा जानकारी नहीं देना, विषय वस्तु पूरी एवं पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। आप जिस विषय वस्तु के बारे में किसी को जानकारी दे रहे हैं तो आपके पास पूरा जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जानकारी हो सकता है अगर आधी है तो आप चक्रव्यूह भेदन तो कर सकते हैं अभिमन्यु की तरह, वापस नहीं आ सकते, क्योंकि चक्रव्यूह भेदने के लिए उनको दोनों जानना जरूरी था। कंटेंट की कमी थी उनके पास, वो चक्रव्यूह अंदर चला तो गया लेकिन उसको जब बाहर आना नहीं आता तो उनके जो पांडव सगे संबंधी थे उन्होंने कहा कि आप चक्रव्यूह भेदन करिए, अंदर जाइए, तब तक हम आपको बाहर निकालने के लिए आ जाएंगे। तो ये कहता है कि विषय वस्तु की पूरी एवं पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप भी अभिमन्यु की तरफ फंस जाएंगे। और चौथा है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता होनी चाहिए आपके संदेश में, संदेश स्पष्ट एवं समझने योग्य होना चाहिए, आधा अधूरा गलत सलत जानकारी नहीं फैलाना है। कभी कभी क्या होता है, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी न्यूज फैले जा रहे हैं। आप पहले चेक तो कर लीजिए कि उस संदेश में क्या क्लैरिटी है, क्या फॉल्ट है कि नहीं है। ये कहता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बच्चों बने रहे वीडियो में, आपको मैं और चीजें बताते चलता हूं। एक होता है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी क्या कहता है, आप किसी मैसेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके उस संदेश में निरंतरता एवं संगति होनी चाहिए, संचार लगातार एवं व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी को मेल किया, उस मेल के जवाब में उन्होंने हमको वापस मेल किया, जैसे बोल दिया गया कि आज से आपकी जो ऑफिस है, ठीक है, उसके बारे में मेल हो रहा है, बातचीत चल रही है। अब सामने वाले को हमने मेल किया, उसकी जो ऑफिस की छुट्टी हो नहीं है या कितना बजे लगेगा आपकी ऑफिस, फिर वो अपने बॉस को मेल किया, वो वहां से मेल आया, एक दो बार मेल हुआ, उसके बाद वो अचानक से आपने उसको मेल किया, वो जवाब नहीं दिए, तो उसमें निरंतरता नहीं है। उस मेल में अगर निरंतरता नहीं रहेगा, उस संदेश में अगर निरंतरता नहीं रहेगा तो आपकी जो संचार हो प्रभावित हो जाएगी और प्रभावशील नहीं रहेगी। तो चौथा जो आपका सी है, सॉरी 66 नंबर का जो सी है, वो कहता है कि चैनल, आप जिस चैनल का यूज कर रहे हैं, माध्यम, जिस माध्यम का यूज कर रहे हैं संदेश भेजने के लिए, वो माध्यम क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए, उचित माध्यम का चयन होना चाहिए। जैसे आपको इंस्टेंट मैसेज भेजना है किसी को, ठीक है, आपको 10 मिनट के अंदर पूरे देशवासियों को क्या करना है, बताना है कि ये मैसेज है। आप सबको एक एक मेल लिखोगे क्या, या सबको फोन करोगे क्या, या किसी गांव में जाके गांव वाले बोल दोगे चिल्लाने के लिए, नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस माध्यम का उपयोग करना चाह रहे हैं वो माध्यम आपका पास क्लियर होना चाहिए। आपका पर्पस क्या है उस सूचना को प्रसार करने के लिए, कितना जल्दी आपको पहुंचाना है। तो आप क्या करेंगे, टीवी में आ जाएंगे या रेडियो में आ जाएंगे, जो पूरे देशवासी एक साथ सुन सकते हैं। और अगर लगता है कि ये मैसेज धीरे धीरे पहुंचना चाहिए तो आप चिट्ठी लिखेंगे उच्च अधिकारी को, फिर निम्न अधिकारी को, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो अलग अलग लेवल में बढ़ते जाएगा। तो ये कहता है चैनल। देखिए हमने कितना सी पढ़ लिया, हमने 6 सी पढ़ लिया, क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्लैरिटी, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, और छठवां है आपका चैनल। और उसी तरीके से आपका जो 7वां नंबर का जो सी है वो कहलाता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। आप जिस ऑडियंस के लिए कम्युनिकेशन ला रहे हैं उस ऑडियंस की ये क्षमता होनी चाहिए, उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार आपको जानना। जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पे बड़े बच्चों वाला कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या गांव में आपको कम्युनिकेट करना है, मान लेते हैं, तो उस गांव के लायक जो आप देखेंगे ओल्ड लोग हैं या अपने यंग लोग हैं या बच्चे लोग हैं, आप किसको संबोधित करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना संदेश क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो ये कहता है आपका कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। जिस ऑडियंस को जिस तरीके का मैसेज चाहिए या जिस तरीके से बताना है वो आपका क्या हो सकता है, कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस की तरीके से। आप मैसेज शुड बी मैच द ऑडियंस एबिलिटी, आपकी जो मैसेज है वो ऑडियंस की कैपेबिलिटी से मैच करनी चाहिए, ये कहता है। ठीक है, जहां पे हम कम्युनिकेशन की कुछ और
प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं 4S क्वालिटी। 4S क्वालिटी कहने में क्या है, 4S क्या क्या है वो S को देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा C किस तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग जो 7 C's है, C का मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी है, कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है। उसी तरीके से पहला जो S है कहता है शॉर्टनेस होनी चाहिए आपके मैसेज में, या जिस कम्युनिकेशन को आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं संक्षिप्तता चाहिए, शॉर्टनेस चाहिए। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज। आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज लिखिए, ऐसे बोलते हैं आपको कम्युनिकेट करने के लिए। शॉर्ट एंड आपका कंसाइज मैसेज चाहिए। संदेश संक्षिप्त एवं छोटा होना चाहिए। भाई पता चला आप किसी को कुछ बातें बताना चाह रहे हैं और ढेर सारा 5-6 पेज का आप किसी को लिख दे, किसके पास समय पढ़ने का। इसलिए आपके कम्युनिकेशन को क्या होना चाहिए, शॉर्टनेस होनी चाहिए। और अवॉइड नेसेसरी वर्ड्स एंड सेंटेंस, अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। अनावश्यक शब्दों से आपको क्या करना है, बचना है। आपको जो बातें कहना है उसी बात की कहिए, अलग से और चीजें अनावश्यक जो काम का नहीं है उस बात को आपको नहीं कहना है। सिंपलिसिटी, ठीक है, आपके मैसेज में, आपके कम्युनिकेशन में आप जो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं उसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। मैसेज शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सरल भाषा में आपको लिखना है, एकदम ज्यादा कठिन हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। पता चला सामने वाले को आप जो बताना चाह रहे हैं वही समझ नहीं पा रहे, तो क्या मतलब उस मैसेज का जिस मैसेज पे सिंपलिसिटी या सरलता ना हो। ठीक है, तो बच्चों दूसरा प्रॉपर्टी है अपना सिंपलिसिटी, और तीसरी है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का निकाल क्या हो, शक्ति होनी चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए। मैसेज शुड हैव स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस। संदेश में प्रभावशीलता में शक्ति होनी चाहिए कि यस, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको कहीं से छुट्टी चाहिए, अपने बॉस को छुट्टी चाहिए, अपने बॉस से छुट्टी चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको ऐसा एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में दम होनी चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए कि यस भाई आपको वाकई में छुट्टी की नीड है। तो अब क्या करेगा, आपका मैसेज को पढ़ेगा, संदेश को पढ़ेगा और आपको हो सकता है वो छुट्टी दे दे। तो ये कह रहा है कि रिसीवर शुड हैव ट्रस्ट इन द सेंडर। आपके भेजे वाले मैसेज पे आपको ट्रस्ट होनी चाहिए। रिसीवर को सेंडर के मैसेज पर विश्वास होनी चाहिए कि यस, वो उन्होंने जो भेजा है वो सही ही भेजेगा। और सिंसियरिटी या ईमानदारी होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए आपके मैसेज पे कि सेंडर शुड बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स द मैसेज। आपको गलत मैसेज नहीं भेजना है, आप ऑनेस्टली रखिए, ईमानदारी से आप किसी मैसेज को फैला रहे हैं। हो सकता है आपकी एक मैसेज के चक्कर में किसी की कुछ नुकसान ना हो जाए। हो सकता है आप एक मैसेज फैला दिए कि आज 4 बजे जो बस आने वाली वो नहीं आएंगे और वो बस आ गया, आपको पता ही नहीं है, आधा अधूरा जानकारी दे दी आप, या ट्रेन नंबर ये प्लेटफॉर्म में आने बोल दिया आपको दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 10 में चला गया बोल दिए और ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म में आ रही है। तो भाई आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप सूचना जो फैला रहे हो। तो सेंडर को संदेश के प्रति ईमानदार एवं सजग होनी चाहिए। मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कुछ भी चीजें हो सकती है आपके कम्युनिकेशन में जो आप इन्वॉल्व हो रहा है। तो संदेश प्रणाली या सिस्टम जिसको कहते हैं, मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरे जगह संदेश जब जाता है तो एक प्रणाली या सिस्टम से होकर गुजरता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ रिटन और ओरल मैसेज थ्रू अ मीडियम। एक माध्यम से वो क्या होता है, एक रिसीवर तक जाता है। अगर कोई मैसेज सेंड किया है तो सेंडर से रिसीवर तक के जाने की जो प्रोसेस है वो किसी न किसी सिस्टम से क्या होता है, जुड़ा होता है, और वो सिस्टम कहलाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया, डेफिनेट प्रोसेस आवश्यक होती है। अ डेफिनेट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। इन सभी तत्वों से मिलकर कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, और उस सिस्टम में अलग अलग क्या होते हैं, जो चीजें इन्वॉल्व हो सकता है वो है हमारा क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है, उस सिस्टम में क्या क्या बातें शामिल हो सकता है। तो संचार प्रणाली के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला तत्व कहता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप किस चीज को भेजना चाह रहे हैं, व्हाट इज टू बी सेंड, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड। आपको किसी को कुछ चीज पार्सल भेजनी है तो आपके लिए जो पार्सल बनाया हम, मान लीजिए एक बॉटल है, यहाँ पे इस बॉटल को आपको पार्सल करना है, एक मैसेज है मान लीजिए, इसमें कुछ भी लिखा होगा और इसको हमको क्या करना है, पार्सल करना है। तो पहला कंटेंट कहता है कि विषय सामग्री होनी चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट मैटर, क्या आप भेजना चाह रहे हैं, जिसका संप्रेषण करना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विषय सामग्री। या इसमें आदेश हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, डेटा हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डेटा चाहिए कि इस जितने भी जंगल है वहां पे कितने पेड़ पौधे हैं, उसको डेटा चाहिए। अब आपको दे दिया गया है कि
आप एक संबंधित अधिकारी ने आपको डेटा भेजना है, तो आप उस डेटा को क्या करेंगे, आपके लिए वो डेटा क्या हो जाएगा, वो आपके लिए सब्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ भाई आपको क्या भेजना है, इस संदेश को भेजना है। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेट, क्या चीज को भेजना है, ये कहलाते कंटेंट। और यही कंटेंट कहलाता है हमारा क्या, विषय सामग्री या सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, आप किस तरीके से भेजेंगे उस मैसेज को, मेथड आप कम्युनिकेशन कहता है। दूसरा इसका जो एलिमेंट्स है, पहला आपने देख लिया कंटेंट, दूसरा कैसे भेजेंगे, लिखकर भेजेंगे या आप उसको बोलकर बता देंगे या आपने सुनकर कहने मतलब किसी को सुना देंगे या बोलकर सुना देंगे। हाव भाव या गेस्चर बिहेवियर, आप किसी को हाव भाव से बता सकते हैं मैसेज को, ठीक है। तो ये मेथड का मतलब है हाउ इज द मैसेज कम्युनिकेटेड, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, how is to be communicated is called what, your method. So this method includes how is to be communicated, आपने उस मैसेज को कैसे भेजा, फोन से भेजा, ईमेल से भेजा, लिखकर भेजा या बोलकर भेजा, या आप गांव में एक तो वो लगा दिए, डीजे बॉक्स लगा दिए और पूरा उसको एक साथ सुना दिए। इस तरीके से भी क्या हो सकता है, मैसेज का कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं। और तीसरी जो बातें हैं वो कहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हाउ डज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें तीन चीजें हैं, कंटेंट का मतलब व्हाट, मेथड का मतलब हाउ और प्रोसेस का मतलब हाउ डज इट हैपन, कैसे गया, कैसे उस मैसेज को आपने पहुंचाया, हाउ डज इट हैपन, कैसे हुआ उस मैसेज का रिसीवर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है। तो तीन प्रणाली है इसमें, यानी कि एक प्रणाली में तीन चीजें हैं। संचार प्रणाली के तीन मुख्य तत्व हमने देखा। पहला हमने देखा कि विषय सामग्री क्या है, उसको आपने भेजा कैसे, और जब उसको आप भेज दिए तो क्या हुआ, वो कैसे प्रोसेस किया उस मैसेज को और उसको क्या किया, गेन किया। तो इसमें संदेश का निर्माण, संप्रेषण, ग्रहण एवं समझना शामिल है। सब चीज देखो, संदेश का निर्माण किया, संप्रेषित किया, ग्रहण किया मतलब कैसे उसको एक्सेप्ट किया कैसे, और उस समझा कैसे उस मैसेज को, ये भी उसका शामिल है। तो लास्ट याद रखना, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे मेन चीज शुरू हो रहा है आपके लिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का कम्युनिकेशन या जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो पहला टाइप कहता है इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके आधार पर पहला जो टाइप है वो है हमारा इम्पर्सनल। क्या है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, ये कहलाता है आपका अवैयक्तिक संप्रेषण। जैसे इस टाइप के कम्युनिकेशन में कौन आएगा, आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, सेल्फ थॉट और मेडिटेशन। जब हम करते हैं तो इसे आत्मचर्चा, आत्मविचार एवं आत्ममंथन भी कहा जाता है। सेंडर एंड रिसीवर आर द सेम पर्सन। मान लीजिए यहाँ पे एक सेंडर बना हुआ है, ये सेंडर अपना कोई मैसेज को भेजेगा तो वही आदमी सेंडर होगा और वही आदमी रिसीवर होगा, यहाँ दूसरा कोई नीड नहीं है। जैसे यहाँ देखिए एक डायग्राम में आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये बोल रहा है हे यू, अपने आप को देख के बोल रहा है हे यू, तो ये बोल रहा है यू आर अमेजिंग, मतलब अपने ही बारे में बात कर रहा है अपने से। ये कहलाता है इम्पर्सनल क्या, कम्युनिकेशन। जैसे कभी कभी हम अपने आप से खुद बात करते हैं, सोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, अरे यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से कर पाएंगे, इस बिजनेस को मैं करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप से करते हैं, वो कहलाता है आपका इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहीं पे इसका दूसरा कैटेगरी आता है जो है हमारा क्या, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, क्या क्यों जरूरी है पर्सनल जो चीजें हैं, क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी। It is an automatic self-directed process through which a person evaluate oneself and others. यह स्वनिर्देशित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। मतलब पहले आप अपने आप खुद जांचोगे, उसके बाद बात करेंगे। चिंतन करते हो आप, ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, क्या क्या इंक्लूड। जैसे आपको स्टेटमेंट में ऑप्शन दे देंगे, थिंकिंग, मेडिटेशन, प्रेयर एंड सेल्फ इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपको समझना है ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है या आगे मैं बताऊंगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे।
तो जीवन की योजना एवं स्वयं को तैयार करने में सहायक होता है। जैसे गौतम बुद्ध निकल गए अपने आप को जानने के लिए, स्वामी विवेकानंद निकल गए अपने आप को जानने के लिए, अपने आप की खोज में, महावीर, जैन या जितने भी ऋषि मुनि हुए अपने आप की खोज के निकल जाते हैं। मतलब वो सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आत्मचिंतन करने निकलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकल गए। तो वो क्या कहलाता है एक प्रकार से इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। तो आप कभी कभी बोलते हो आई कैन डू इट, ध्यान दीजिएगा, आई कैन डू इट, और एक बार कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूं। तो आप अपने ही अंदर द्वंद्व लड़ते रहते हैं, अपने ही अंदर आपके लड़ाई होती है और अंततः आप जीत जाते हैं, यस मैं कर सकता हूं। तो स्वयं से किया गया संवाद, ध्यान दीजिएगा, स्वयं से किया गया संवाद इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब अपने आप से बात करेंगे, वहां कोई दुनिया का आदमी नहीं है, यू आर द बॉस, यू आर द सेंडर, यू आर द रिसीवर, यू आर द एवरीथिंग। बट ऑन द अदर हैंड when we talk about the interpersonal communication, ध्यान दीजिएगा, what is interpersonal communication? ये कहता है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। यहाँ पे दो आदमी होना जरूरी है, यहाँ पे दो लेडीज हैं, दो औरत हैं, यहाँ पे आप दो आदमी भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हैं इसमें कि दो पीपल चाहिए, एक ए है और दूसरा बी है, यहाँ पे दो जने चाहिए, तब जाके आप क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार, इसमें विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये अपने कुछ भावना लेके इनके पास आएगी, ये अपने कुछ भावना इनके पास लाएगी। वैसे हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अरे यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, सामने वाले की अपने दुख को सुनते हो, अपनी दुखड़ा को सुनाते हो आप। तो दो व्यक्तियों के बीच संपर्क आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरपर्सनल में आपको दो व्यक्तियों के बीच आवश्यक है। इट इज जनरली अ टू वे प्रोसेस। ये आदमी ये अपना कुछ बताता है, ये अपना कुछ बताता है, दोनों एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, और ये होता है आपका इंटरपर्सनल, क्या बोला मैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यह सामान्यतः दो तरफा प्रक्रिया है। अब आपको पूछेंगे इंटरपर्सनल इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस या मोर देन फोर वे प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, नन ऑफ देबो, ऑल ऑफ देबो। तो आपको ध्यान देना है इट रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पीपल, ध्यान दीजिएगा, टू पर्सन या टू पीपल, एक पर्सन यहाँ पे है, दूसरा है, तो इट रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पर्सन, ये कहलाता है आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये चीजें। तो ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया शेयर करते हैं, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दो जने के बीच, कि मैं ये सोच रहा हूं, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, ऐसे करके दो जने बातें करते हैं, वो कहलाता है आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, चलिए अब तीसरी तरफ चलते हैं, जो कहलाता है हमारा, अच्छा इसमें एक चीज और है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक चाहिए, जैसे फेस टू फेस हमने किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, कन्वर्सेशन है, टेलीफोन या ईमेल, सोशल मीडिया। तो फॉर्मूला अगर हम कहें तो इसके बारे में, तो एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, दोनों ने फीडबैक दिया एक दूसरे की बातों को, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। चलिए तो मैंने बता दिया। अब तीसरा आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संप्रेषण जिसको कहते हैं। आप ग्रुप में, मान लेते हैं ग्रुप में, सीधा आपको उदाहरण देके चलता हूँ, ये देखिए, ये अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में बातें चल रही है, ये इधर रेडियो में सुन रहे हैं, इधर गांव वाले, एक पूरा क्या बना ग्रुप बना हुआ है। तो इस ग्रुप में बात कर रहे हैं, समूह में बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार होता है। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार की बात कर रहा है ये, और इसमें विचारों और सूचनाओं का, ठीक है, विचारों और सूचनाओं का कौशल का आदान प्रदान होता है। यह अंतर व्यक्ति, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सन। ये दो जने से ज्यादा, यहाँ पे पर्सन ए था, पर्सन बी आ गए, अब उसके अलावा सी आ गए, डी आ गए, बहुत सारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे। तो सामूहिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होता है, यह हम इसको कहते हैं आत्म अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ावा देता है। तो ये जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये क्या आपका ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको मैं, ये हमारा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करता है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहा है, अलग अलग सब बातें कर रहे हैं ग्रुप में, इस तरीके से यहाँ पे भी ग्रुप में बात हो रही है। और एक लास्ट आपके लिए आके आएगा, जिसमें मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर देता हूं, यहाँ पे इसके क्या फायदे हैं। तो अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बात करते हैं क्लासरूम डिस्कशन का, ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन में भी हम, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है आपका जीडी होता है,
टीम मीटिंग होता है, अपने बॉस के साथ टीम मीटिंग करते हैं, सबको बुलाते हैं कि हमारे जो कंपनी में ये सारी बातें करनी है। और एक होता है कमेटी मीटिंग होता है, आपकी कमेटी बनती है, उस कमेटी में बातें करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट को या एक प्राइवेट सेक्टर को कुछ निर्णय लेना होता है, या कह सकते हैं घरों में भी कुछ निर्णय लेना होता है, तो क्या करते हैं, हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरपर्सनल आपको बता दिया, इम्पर्सनल आपको बता दिया, और आपका ग्रुप कम्युनिकेशन बता दिया। एक लास्ट है जो है आपका मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या कहता है, जनसंचार। जनसंचार मतलब एक साथ पूरे लोगों को, पूरे देशवासियों को क्या करना है, संचार देना है, कम्युनिकेट करना है, सूचना फैलाना है। तो जनसंचार का अर्थ बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाना है, एक बार में सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। इसमें तकनीकी यांत्रिकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब जा जाके तो घर में बता नहीं सकते भाई हमारे पीएम साहब को अगर बताना है किसी चीज को, तो वो एक बार सीधा लाल किला में खड़े रहेंगे और पूरे देशवासियों को संबोधित कर देते हैं। तो इसमें मध्यस्थता या मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इसे। इट कैन ट्रांसमिट मेनी मैसेज टू मेनी पीपल, बहुत सारे मैसेज एक साथ सब लोगों को चला जाता है। जनसंचार में सामान्यतः औपचारिक एवं व्यवस्थित संगठन होता है, जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं। और अगर मैं इसका उदाहरण दूं आपको, तो इस तरीके से देखिए, आपको न्यूज़पेपर आपका एक प्रकार से मास कम्युनिकेशन एग्जांपल है। टेलीविजन में आप सुबह सुबह न्यूज देखते हैं, एक साथ सबके घर में न्यूज चैनल हो जाता है। वैसे आपका रेडियो की बात करता है, या रेडियो में देखते हैं, ठीक है, रेडियो है। और आपका ये आपका सिनेमा, देखिए सिनेमा में पूरे को एक साथ मैसेज चला जाता है कि आपका जो चीजें हैं, कुछ चीजें आपको अच्छा बुरा बताना है, सब चीजें क्या होता है, एग्जाम्पल आपका मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं कि किसके आधार पर आप बांटा गया है कम्युनिकेशन को। तो मैंने आपको पहला बता दिया, ठीक है, पहला आपको बताया, क्या बताया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ये देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, और इसके आधार पे हमने 4 देखा, इम्पर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन, और एक माता मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं, जो लेकर आऊंगा जो आपका और अगले का पार्ट है, जिसमें देखेंगे क्या क्या कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन को वी शेप में या वाई शेप में, अलग अलग बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके साथ मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जो बच्चे छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।